तो बेलमेंट एंड प्लेज, वेरी सिंपल वन। बेलमेंट का बेसिक मतलब क्या है वो पहले आप समझ लीजिए, तो आप फिर कॉमन सेंस पे भी आंसर लिख सकते हैं। बेलमेंट यानी कि जहां एक पर्सन जो ओनर है गुड्स का, वो अपने गुड्स किसी और को देता है रखने के लिए, यानी ओनरशिप में आपको ट्रांसफर नहीं करता हूं, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करता हूं, तो उसको बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अभी बेलमेंट दो तरह से होता है, एक तो ग्रेचुइटस, एक नॉन ग्रेचुइटस। जैसे मैंने आपको किराए से गुड्स देना, रेंट पे देना, इज अ नॉन ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस यानी फुकट में देना विदाउट एनी फीस और कंसिडरेशन, तो उसको ग्रेचुइटस कहते हैं, यानी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड किसी को देना। अब आप मेरे पास है सर मोबाइल फोन चाहिए, घर फोन करना है, मैंने बोला तुम्हारे फोन को क्या हुआ, बोले बैटरी डाउन हो गई सर, तो बैलेंस खत्म हो गया सर, हम गरीब स्टूडेंट्स हैं, सीए के स्टूडेंट्स हैं, बैटरी खत्म हो गई या बैलेंस खत्म हो गया सर, आपके फोन से घर फोन करना है, मैंने दिया आपको फोन, तो क्या मैं आपसे पैसे लूंगा? नहीं ना, तो इसको कहते हैं ग्रेचुइटस बेलमेंट। और अगर मेरा काम ही किराए से देने का है, मैं मोटरसाइकिल्स किराए से देता हूं। अगर आप गोवा घूमने गए कभी, बेस्ट है ये, गोवा कभी आप घूमने जाएंगे आगे या गए होंगे तो आपको मालूम होगा, वहां मोटरसाइकिल्स रेंट पे मिलते हैं, और गोवा घूमने का मजा ही उसमें है। आप बस में घूमेंगे तो कोई मजा नहीं है, या मोटर कार में भी घूमने का मजा नहीं है, खुली हवा में घूमने का मजा है। यू जस्ट टेक अ मोटरसाइकिल ऑन रेंट, बहुत उसमें बार्गेनिंग होता है, वो पहले 500-600 रुपए बोलेंगे पर डे, आप उसको बार्गेन करके 300 रुपए में लेना, नॉर्मल 250-300 रेट चलता है, तो आपको पूरे दिन के लिए मोटरसाइकिल मिल जाएंगी, पेट्रोल आप डलाओ और घूमते रहो, बहुत मजा आता है। बीचेस पे भी लेके जाने का, चलाने का। हम गए थे फर्स्ट टाइम तो उसमें यामाहा थे उस जमाने में, अरे क्या मजा आता था बीच पे चलाने में। हालांकि वो पहले ही मना करते थे बीच पे नहीं ले जाना, लेकिन रेत वेट फंस जाती है, लेकिन हमको तो वही शौक था, बहुत मजा आया था। एनीवे, अभी पॉइंट ये है कि बेलमेंट यानी मैं कह रहा था रेंट पे देने का, तो रेंट पे देने को क्या कहेंगे? नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। और फुकट पे मैंने आपको दी कार कि ले जाओ मेरी मर्सिडीज, आज तुम चलाने ले जाओ, तो वो है ग्रेचुइटस बेलमेंट। ठीक है, ये दो पॉइंट पहले आप समझ लीजिए, ग्रेचुइटस, नॉन ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस यानी जब फुकट में दिया है, नॉन ग्रेचुइटस यानी जब आप पैसा लेंगे, काम करने का पैसा या जो भी है किराया, तो उसको नॉन ग्रेचुइटस। अब आगे चलते हैं, देखिए इसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए 1% वन अदर। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है। कार की चाबी देना, सिंबॉलिक डिलीवरी। या मैंने कहा कि जब वहां पे कार रखी हुई है, आप मेरे घर चले जाओ, वहां से चाबी ले लो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। या आपके एजेंट को मैं दे दूंगा, आपके दोस्त को दे दूंगा कि ये तुम्हारे लिए भेज रहा हूं मैं गुड्स, कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक डिलीवरीज। डिलीवरी इज फॉर सम पर्पस और टाइम, कुछ काम के लिए मैं आपको देता हूं या कुछ वक्त के लिए देता हूं, दो चीज होती है। और वो काम या वक्त होने के बाद या तो आप वो गुड्स मुझे वापस कर देंगे, या फिर मेरे कहने पर उसे आप डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, दो चीज होगी। जैसे मैंने आपको 20 साल के लिए मेरी कार दे दी रेंट पे और कहा कि 20 साल होने के बाद आप उसे मुझे वापस कर देना या उसको डिस्पोज ऑफ कर देना, यानी रद्दी में बेच देना, आई मीन टू से सेकेंड हैंड में बेच देना, और जो पैसा आएंगे मुझे लौटा देना। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेली एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। तो ड्यूटीज ऑफ बेली क्या है? अच्छा एक सेकेंड, मैं कौन था? ओनर, और मैंने गुड्स आपको दिए रखने के लिए या यूज करने के लिए या जो भी। तो जो ओनर होता है उसे बेलर कहा जाता है, और जिसे गुड्स दिया गया है, जिसके पास पोजेशन रहेगा, उसे बेली कहा जाएगा। ओनर इज ए बेलर एंड जिसके पास पोजेशन है उसको बेली कहेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ। तो पहला पॉइंट है ड्यूटीज ऑफ बेली, टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, उसे गुड्स को केयर करना है। और यहां तो शॉर्ट में दिया है, आप एक्चुअल सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है एज इफ कि ये गुड्स आपके खुद के हैं, एज इफ कि ये गुड्स आपके हैं, उस तरह से आपको केयर करना है। यानी जो केयर आप अपने खुद के गुड्स के लिए करते, वो आपको मेरे गुड्स के लिए भी करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था मेन क्लास में कि मेरे पास एक सूटकेस है जिसमें 50,000 करोड़ के हीरे हैं।
ये सूटकेस मैं आपके घर लाके रख के चले जाता हूं, मैं कहता हूं जरा मैं घूमने जा रहा हूं 4 दिन के लिए दिल्ली, आप प्लीज इसे संभाल के रखना। और आपने क्या किया कि उधर टीवी के पास उसको छोड़ दिया, आईपीएल का मैच देख रहे थे, कुछ होश नहीं था आपको, और वहां रात भर पड़ा रहा। सुबह नौकरानी आती है कमलाबाई और सूटकेस को गायब कर देती है, तो ये पूरे 50,000 करोड़ में आपसे रिकवर करूंगा। आप मेरे पड़ोसी मिस्टर अंबानी, तो आपसे मैं पूरा पैसा रिकवर करूंगा। तो केयर लेना है आपने। कैसे केयर लेना है? एज इफ दीज गुड्स बिलोंग टू यू। अगर आपके गुड्स होते, आपके हीरे होते, तो क्या आप ऐसे टीवी के बाजू में रख देते? हरगिज नहीं, लॉकर में रखते। तो वही केयर आपको मेरे गुड्स के बारे में भी लेना है। देन नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स। अनऑथोराइज यूज नहीं कर सकते आप। जो काम के लिए मैंने आपको दिया उतना ही करें, उसके अलावा कुछ यूज ना करें। नॉट टू मेक अनऑथोराइज और इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं उसको, इनकंसिस्टेंट यूज नहीं होना चाहिए। तो जो काम के लिए मैंने आपको, बुक मैंने दी पढ़ने के लिए, तो आप सिर्फ पढ़ो फिर वापस कर दो। मैंने आपको कार दी, आपकी शादी है, बारात लेके जानी है, अच्छी कार चाहिए थी, आप मेरे पास आए। अकेले मेरे पास पूरे इंडिया में एस्टन मार्टिन है और लंबोर्गिनी भी है, तो मैंने आपको एक दिन के लिए दी कि जाओ ऐश करो, हाँ मेरे से शादी करो, बारात लेके जाओ। और वहां पे फिर मैंने देखा कि आप इनकंसिस्टेंट यूज कर रहे हैं। बैचलर्स पार्टी के लिए निकले हैं, दारू पी के घुमाते फिराते, तो मैं आपको वहीं रोक दूंगा, उतार दूंगा और गाड़ी वापस ले लूंगा। सो यू शुड नॉट यूज द गुड्स इनकंसिस्टेंट। देन नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स। मेरे गुड्स आप अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। अब मोटर कार तो ऑफकोर्स कोई मिक्स होने के चांस नहीं है, अलग अलग दिखेगी, लेकिन ये पॉइंट आता है जहां पे गुड्स को मिक्स किया जाए। जैसे आप भी एक फार्मर है, मैं भी एक फार्मर हूं, हमारे दोनों के फार्म्स ऐसे आजू बाजू में लगे हुए हैं, और गांव है, गांव में मेरा भी घर है, आपका भी घर है आजू बाजू में, जहां पे हम स्टॉक करके रखते हैं। अब मेरे पास इस साल बहुत सारा राइस निकला है, आपका भी राइस निकला है, दोनों के राइस वहां आजू बाजू में लगे हुए हैं स्टैक्स, और मैंने आपको बेलमेंट करके गया। मैंने कहा कि भाई मैं 1 महीने बाद आऊंगा, आप प्लीज ये स्टॉक आपके पास रखें। तो आपने क्या किया कि मेरे राइस का स्टॉक आपके राइस के साथ मिला दिया। अलग अलग रखना था लेकिन आपने उसको मिला दिया। तो अब क्या होगा वो अपन देखते हैं। यहां पे जो नहीं लिखा आप मार्क करें, दिमाग में डाल के रखें। पहला पॉइंट ये है कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं कहूंगा कि लाओ मेरा राइस मुझे लौटा दो। तब क्या होगा? तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर मैंने आपको अलाउ किया था कि आप मेरा राइस आपके राइस के साथ मिला दे, तो आपका स्टैक लगा हुआ था और मैंने आपको राइस दिया, वो भी आपने उसमें डाल दिया, और मैंने अलाउ किया था कि ठीक है आप मिक्स कर दो, तो यू हैव मिक्स द गुड्स। अब मैं जब वापस आऊंगा तो हम अपना अपना राइस अलग कैसे करेंगे? तो सेम क्वांटिटी में हम उसको अलग करेंगे, जिस क्वांटिटी में मिलाया था उसी प्रोपोर्शन में अलग करेंगे। अब आप कहेंगे प्रोपोर्शन की जरूरत क्या है? भाई मैंने 10 टन राइस था और आपका 10 टन था, तो 10 टन ले ले। भाई जरूरत इसलिए पड़ेगी कि इतने दिनों में जो हमारे इंडिया के चूहे हैं उन्होंने थोड़ा बहुत राइस तो खा लिया होगा ना, और कुछ राइस चिड़िया खा गई होगी और कुछ राइस और कहीं चोरी गया होगा। तो जब मैं लौट के आता हूं, हमने टोटल वेमेंट किया तो 18 टन ही निकल के आया, यानी 2 टन माल का नुकसान हो गया है। तो हम दोनों अब शेयर कैसे करेंगे? 10-10 हमने डाला था इन इक्वल, तो इसको भी हम इक्वल शेयर करेंगे। 9 टन्स विल बी योर्स एंड 9 टन्स विल बी माइन। तो हम इस तरह से उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये कब होगा? जब मैंने आपको अलाउ किया था मिक्स करने के लिए। दूसरी बात, मैंने आपको अलाउ नहीं किया था मिक्स करने के लिए, तब क्या होगा? तब यह होगा कि अगर ये दोनों चीज सेपरेबल है, अगर इसको अलग अलग किया जा सकता है, मेरा गुड्स आपका गुड्स अलग अलग कर सकते हैं, तो हम अलग करेंगे। और इसका जो कॉस्ट आएगा, 4-5 लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा जो दाना दाना अलग करे। तो ये पॉसिबल कब है? जब हमारे क्वालिटी अलग अलग था। मेरा राइस बासमती राइस, बिग राइस, और आपका नॉर्मल राइस, तो दोनों को देखकर अलग अलग किया जा सकता है। मैंने कहा अलग करो और मुझे मेरा राइस निकाल के दो, तो आपको कम से कम 2-4 लेबर लगाने पड़ेंगे जो दिन भर बैठ के उसको सेपरेट करे।
इधर का राइस उधर, उधर का राइस उधर। ये पूरा जो लेबर कॉस्ट है, सेपरेशन का जो कॉस्ट है, ये आपने यानी कौन, बेली ने इनकर करना पड़ेगा और मुझे मेरा राइस अलग करके देना पड़ेगा। तो बेली को ये कॉस्ट इनकर करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ये सेपरेबल नहीं है, क्वालिटी वॉज डिफरेंट, लेकिन देखने से ऐसा कोई अलग नहीं दिख रहा, खाने में फर्क पड़ता है लेकिन देखने में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरा जो राइस था वो 80 रुपए किलो में बिकता है, आपका जो राइस है वो सिर्फ 40 रुपए किलो में बिकता है, लो क्वालिटी राइस। अब क्योंकि मिक्स कर दिया और अब सेपरेबल भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि टनेज वाइज डिवाइड कर लेंगे। चल लाओ ठीक है यार, 9 टन मेरे को दे दो, या 10 टन अगर पूरा है, नुकसान नहीं हुआ तो मैं ले लूंगा। लेकिन अब ये जो मेरा राइस मैंने लिया, ये जब मैं मार्केट में बेचे जाऊंगा तो मेरे को 80 रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें मिक्स हो गया है। तो ये अब ओरिजिनल क्वालिटी नहीं रहा मिक्सचर की वजह से, तो मेरा लॉस होगा, वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड। तो मैं अगर उसको कम में बेच पाता हूं तो मेरा नुकसान जो होगा टोटल में, वो नुकसान मैं आपसे यानी बेली से रिकवर करूंगा। तो इतने पॉइंट्स आप इसमें याद रखो मिक्स के केस में। फिर आता है नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। एडवर्स टाइटल यानी जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, बहुत ही ओरिजिनल ब्रीड, जर्मन शेपर्ड, और पड़ोस में रहती है मेरे करीना कपूर, उसको कुत्तों से बहुत प्यार है। तो मैंने कहा मेरा कुत्ता अच्छा रहेगा इतने टाइम तक, तो मैं उसके पास रख के चले गया। तो मैं गया उसके पास, बहुत बार मैं मिलने जाता हूं, हाय करीना, हाय फारूक। इस बार मैं लेके गया कुत्ता, करीना हाय, उसने कहा हाय। मैंने कहा मेरा कुत्ता है आपके पास रख के मुझे जाना है, 10 दिन में आउट ऑफ टाउन जा रहा हूं, आप इसका केयर करेंगी? ओ या कुत्ता 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 कुत्ता। देखिए किस्मत कुत्ते की बेचारे की, बेचारा वो नहीं है, बेचारा तो मैं, उसकी किस्मत अच्छी है। एनीवे द पॉइंट हियर इज कि मैं उसके पास कुत्ता रख के गया। अब 10 दिन बाद जब मैं लौट के आया तो करीना के पास गया, मैंने कहा करीना लाओ मेरा कुत्ता वापस कर दो। करीना कहती है नहीं फारूक, कौन से कुत्ते की तुम बात कर रहे हो, ये कुत्ता तो मेरा है, मैंने उसे 10 दिन तक पाला है, वो मेरे ही बच्चे जैसा है, आई मीन टू से मेरे ही कुत्ते जैसा है, अब मैं इसे नहीं लौटाऊंगी, ये कुत्ता मेरा हो गया। तो उसको कहते हैं एडवर्स टाइटल क्रिएट करना। यहां लिखा है कि ऐसा वो नहीं कर सकती, कुत्ता तो मेरा ही है, मैं उसे वापस लूंगा। शी कैनॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल। और उसके बाद है टू रिटर्न द गुड्स ऑफ कोर्स एंड टू रिटर्न एनी एक्रीशन टू द गुड्स। एक्रीशन भी उसे लौटाना है। तो समझ लीजिए कि कुत्ते की जगह कुत्ती होती और मेरे जाने और आने के बीच में 4-5 पिल्ले हुए होते, तो उसे वो पिल्ले भी वापस करना है। कुत्ते के बच्चों को पिल्ले कहते हैं, तो कुत्ती भी वापस आएंगी और पिल्ले भी उसको देना पड़ेगी, तो उसको एक्रीशन टू गुड्स कहते हैं, तो वो भी हम वापस लेंगे। अब एक बार क्लास थी, उसमें मैंने एग्जाम्पल दे रहा था, तो बैलों का एग्जाम्पल दिया। मैंने बोला लालू जी, राबड़ी जी, सॉरी, अपने घर के पास में पासवान रहते हैं, तो उनके पास 50 बैल रख के चले गए दिल्ली। फिर वहां से लौट के आए 4 साल के बाद, कहा कि लाओ मेरे 50 बैल दो और जो उनके 10 बैल हुए हैं वो भी दो। तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, उन्होंने बोले हाँ पूरे सर 60 देने पड़ेंगे। मैंने बोला 60 कैसे देंगे, बैल तो 50 के 50 ही रहेंगे। जनरल नॉलेज भी थोड़ा होना जरूरी है लॉ के साथ साथ। खैर अपन आगे चलते हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर में क्या क्या है? टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स, जितने फॉल्ट गुड्स के अंदर है और मालूम है सब डिस्क्लोज करो। मैं कुत्ता दे के जाऊंगा करीना को, तो मुझे बता के जाना पड़ेगा कि कुत्ता पागल है, उसको सुबह 7 बजे अगर दूध नहीं पिलाया तो वो काट देता है, तो मुझे बता के जाना चाहिए कि कुत्ता काटता भी है, सिर्फ भौंकता नहीं है। देन टू बेयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट। अब देखिए बेलमेंट में क्या है, जैसे मैंने कार आपको दी तो 2 एक्सपेंसेस फिर होते हैं उस पर, जैसे उसको चलाने का जो खर्चा है, पेट्रोल एंड पंचर और वो सब, तो वो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, वो आपको करना पड़ेगा, बेली को करना है।
और कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर उसमें आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि उसका इंजन अगर खराब हुआ, हमें मालूम नहीं था मगर आपको मैंने किराए से दे दी, फिर बाद में पता चला कि इंजन खराब हो गया और आप उसे यहां से लेके निकले थे और भंडारा तक गए थे तो इंजन खराब हो गया, वहां आपने उसमें कोई खर्चा किया, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। वो वापस आने के बाद आप मुझसे रिकवर कर सकते हो। एंड टू इंडेमनीफाई द बेली, देन राइट्स ऑफ द बेली में क्या क्या आता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन और सेवरल जॉइंट बेलर्स ऑफ गुड्स, जब काम हो जाएगा तो आप किसी भी एक बेलर को गुड्स वापस कर सकते हो, अगर जॉइंट बेलर्स है तो, यानी जॉइंट ओनर्स है, किसी भी एक ओनर को आप गुड्स को लौटा दो। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, विदाउट टाइटल यानी बेलर का टाइटल डिफेक्टिव है, समझ लीजिए। आप मेरे ऑफिस में आते हैं और कहते हैं सर हमें आपकी कार चाहिए थी 1-2 दिन के लिए। मैंने कहा बिल्कुल ले आओ, व्हाइट कलर की कीचेन में एक चाबी रखी हुई है मेरे पास, मैं आपको दे देता हूं कि जाओ नीचे वो ब्लैक कलर की जो मर्सिडीज है वो अपनी है, लेके जाओ 2 दिन के लिए। तो आप गए, मर्सिडीज चालू करके निकल गए। इतने टाइम में मेरा जो क्लाइंट था वो ऑफिस में आता है, वो बाहर फोन पे बात कर रहा था, वो आता है, फिर हमारी बातचीत होती है, कहता चलो मैं निकलता हूं। मैंने जाइए, तो चाबी ढूंढता है कि भाई मेरी चाबी कहां गई, यानी वो जो मर्सिडीज बेंज थी वो मेरे क्लाइंट की है, मेरी है ही नहीं, और मैंने आपको दे दिया, आप लेके निकल गए। अब वो बहुत ढूंढता है, उसको नहीं मिलती, उसको लगता है कि शायद नीचे चाबी रह गई हो, नीचे जाके देखता है गाड़ी भी नहीं मिलती, चोरी हो गई होंगी, पुलिस पे कंप्लेंट लिखाता है, सब कुछ करता है। अब वहां से 2 दिन के बाद आप आके मुझे गाड़ी लौटा के जाते हो, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ था? कल शाम को जब आप गाड़ी लेके घूमने निकले थे फुटाला पे, यानी लेक है एक नागपुर में वहां पे, तो वहां पर वो ओनर भी था, वो बेचारा ऑटो में आया था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हो गई, और वहां देखता है कि उसकी गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग में, तो इंतजार करता है, वहां आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हो, तो कहता है आपसे कि भाई गाड़ी मुझे दो, मेरी गाड़ी है। आप नहीं मानते उसकी बात, आपने कहा हट, कौन आ गया ये, निकल इधर से, 2-4 उसको फाइट भी मार देते बेचारे को, और फिर आप गाड़ी लाके मुझे वापस कर देते हो। सर ये आपकी चाबी, कोई तो भी आया था उधर, कह रहा था उसकी गाड़ी है, कुछ तो भी बोल रहा था, मैंने उसकी लगा दी 4-5। अब आप मुझे लौटा के चले गए। अब देखिए क्या होता है, जो ट्रू ओनर है वो क्या आपसे अपना लॉस रिकवर कर सकता है? क्योंकि जब आप मुझे लौटा के गए, फिर मैं गाड़ी को बेच डालता हूं, पैसा खा के हजम कर देता हूं, या उसको मैं कहीं और लेके चले जाता हूं। सो कैन द थर्ड पार्टी, कैन द रियल ओनर रिकवर द लॉस फ्रॉम यू? तो 2 चीज अपने को देखनी है। नंबर 1, अगर आपको ये नॉलेज नहीं था कि मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, पहला पॉइंट, आपको नॉलेज नहीं है और आप कार मुझे लौटा के चले गए, तो फिर आप थर्ड पार्टी को लायबल नहीं हो। लेकिन अगर आपको मालूम है कि मेरा टाइटल डिफेक्टिव है, उसने आपको रोका था पार्किंग लॉट, उसे बताया था आपको कि वो सही मालिक है, वो सही ओनर है, लेकिन फिर भी आप आके कार मुझे दे के चले जाते हो, देन यू आर लायबल टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स द ट्रू ओनर, फिर आप उसको लायबल रहोगे। 2 पॉइंट इसमें याद रखना। देन राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट ट्रेसपासर्स, अगर कोई आपको रोकता है गुड्स को यूज करने से तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। बेलीज लीन होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बेली को लीन है, और ये लीन कौन सा लीन होता है? पर्टिकुलर लीन। और ये कब अराइज होता है? जब बेली कोई काम करता है वो गुड्स के ऊपर। जैसे मैंने कपड़ा लाके एक टेलर को दिया है कि आप शर्ट स्टिच करके दो, तो वो उस पर काम कर रहा है, द टेलर इज वर्किंग ऑन द क्लॉथ, और मैं जब उसे वापस लेने जाऊंगा, मेरा शर्ट लेने जाऊंगा, तो टेलर मुझसे कहेगा कि इसके 150 रुपए हुए। नाउ इफ आई डोंट गिव हिम दैट 150 रुपीज, ही विल एक्सरसाइज लीन ऑन माई शर्ट, यानी वो मुझे शर्ट नहीं लौटाएगा जब तक कि मैं उसे उसके 150 रुपए पे ना कर दूं। तो उसको कहते हैं बेलीज लीन ऑन गुड्स। कब अराइज होता है लीन?
जब बेली कुछ काम करता है वो गुड्स के ऊपर, काम करना जरूरी है, कोई वर्क उस पर करना जरूरी है। एंड नंबर 2 के उसने जो काम जिस गुड्स पे किया है उसी गुड्स को वो लीन में रख सकता है, नॉट एनी अदर गुड्स। जैसे मेरा एक पुराना शर्ट भी उसके पास पड़ा हुआ है, उसके पैसे मैंने उसको दे दिए थे, तो वो शर्ट को वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन जो शर्ट के पैसे नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ वो शर्ट को वो लीन में एक्सरसाइज कर सकता है। और लीन एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है कि गुड्स उसके पोजीशन में होना चाहिए। अगर गुड्स उसके पोजीशन से निकल गया, अगर मैं लेके आ गया शर्ट किसी तरह से उसकी दुकान के बाहर, तो फिर वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसके पास पोजीशन होना जरूरी है। नंबर 2 कि उसका काम जो है वो उसने कंप्लीट करना जरूरी है विद इन द गिवन टाइम। जैसे मैंने उसको कहा था मुझे 3 दिन में शर्ट बना के दो, एग्रीमेंट हुआ था। 3 दिन के बाद मैं वहां गया और उसने शर्ट नहीं बनाया है, पूरा स्टिच नहीं किया है, तो मैं वो शर्ट पीस जो था, जो क्लॉथ था, वो उसके यहां से लेके निकल सकता हूं और वो मुझसे पैसा वसूल नहीं कर सकता और लीन भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो लीन का राइट उसको तभी मिलता है जब वो अपना काम कंप्लीट कर दे। शर्ट बना के उसने रखा है, उसका काम कंप्लीट है टाइम के अंदर, और अब मैं अगर उसको पैसा नहीं दूंगा तो वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है। तो वो लीन में होते पॉइंट्स आपको याद रखना है। देन डिस्क्लोजर ऑफ डिफेक्ट्स बाय बेलर। बेली का राइट है कि बेलर से पूरी जानकारी ले कि गुड्स में क्या क्या डिफेक्ट है। ऑन कॉम्पनसेशन, जो भी खर्चा अगर वो करेगा ग्रेचुइटस बेलमेंट में, जैसे मैंने कार आपको दी और आपको खर्चा लग गया उसके ऊपर, तो वो खर्चा आप मुझसे रिकवर कर सकते हो। देन राइट्स ऑफ द बेलर में क्या क्या है कि बेली के जो वो है उसको एनफोर्स करे, ड्यूटीज को एनफोर्स करे। कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का राइट है। कब? जब आप इनकंसिस्टेंट यूज करोगे गुड्स का। मैंने कहा था आपसे कि कार आप लेके जाओ एज अ व्हीकल फॉर योर बारात, बारात में ले जाने के लिए मैंने आपको दिया है, और मुझे पता चला कि आप बैचलर्स पार्टी करने उस कार में निकले हो, कल शादी है और आज शाम को मेरे यहां से आप कार लेके गए और मैं साइकिल पे घर जाने वाला हूं। आज मैं घर जाने के लिए साइकिल पे निकलता हूं तो वहां से देखता हूं कि कार पीछे से जूम से जाती आगे, मुझे लगता है तो मेरी कार है, और उसमें से खिड़कियों में से सब दोस्त निकल के दारू की बोतल लेके झूम रहे हैं इधर उधर। इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड। साइकिल दौड़ाऊंगा मैं, तक 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 कार को ओवरटेक करूंगा, वहां खड़ी कर दूंगा, हाथ से रोक दूंगा कार, सबको बाहर निकाल दूंगा और कार लेके मैं घर चले जाऊंगा, और साइकिल भी आपको नहीं दूंगा, वो डिक्की में डाल दूंगा, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। So if you use my goods inconsistently, then I can cancel the contract, terminate the contract. पहला पॉइंट। दूसरा होता है उसमें तो वो अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन रिटर्न ऑफ गुड्स, बेलर कैन डिमांड द रिटर्न व्हेनेवर ही प्लीजेस। देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखता है कि अगर ग्रेचुइटसली मैंने आपको गुड्स दिए थे, शादी करने के लिए मैंने आपको कार दी है, आप मेरे अच्छे दोस्त, और मैंने आपको कार दी कि जा तो बारात लेके जा। फिर एक दोस्त आया हमारा, तीसरा जो दोस्त, कॉमन फ्रेंड, वो आके कहता है फारूक तुम्हें मालूम है? मैंने बोला क्या हुआ? वो हमारा दोस्त राहुल शादी कर रहा है। मैंने बोला हाँ हाँ शादी कर रहा है, मेरा ही कार लेके कल वो जाएगा, लेकिन तुम्हें मालूम है वो किससे शादी कर रहा है? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पूछा किससे शादी कर रहा है। तो वो मेरे पास आता है, कहता है कि वो तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड कोमल से शादी कर रहा है। मैंने कहा वो ऐसा कर रहा है? इज ही डूइंग लाइक दैट? नो नो नो। और वो भी मेरी कार में? नो नो नो। तो मैं तुरंत जाता हूं, उसको बीच रास्ते में उसकी बारात रोक देता हूं और कार में वापस ले लेता हूं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने कोई इनकंसिस्टेंट यूज किया? नहीं। इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करने पर भी क्या मैं उससे कार वापस ले सकता हूं? आंसर है यस। अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट है तो हम कभी भी टर्मिनेट कर सकते और वापस ले सकते कुछ। लेकिन अब होगा क्या कि मैं उसको बीच रास्ते में उतार देता हूं कार से, तो वो दूल्हे मियां को वहां से
ऑटो करा के जाना पड़ेगा। ऑटो का खर्चा उसे लगेगा 2000 रुपए, सपोज के ऑटो का खर्चा लगा। अब 2000 का जो लॉस उसे हुआ है वो मुझसे रिकवर कर सकता है, लेकिन यहां एक पॉइंट याद रखो, मैंने उसे कार फ्री में दी है, ग्रेचुइटस है, आधे रास्ते तक तो वो मेरी कार में गया, उतना बेनिफिट तो मैंने उसे दिया फ्री में, वो बेनिफिट का वैल्यू अगर 1000 रुपए है, फिर मैंने उसको उतार दिया तो आगे उसको 2000 का खर्चा लगा, यानी उसका लॉस 2000 है, और जो बेनिफिट मैंने उसे दिया उसका वैल्यू 1000 है, तो वो 1000 सेट ऑफ होगा और वो मुझसे बैलेंस 1000 का जो लॉस उसे हुआ है, जो लॉस ज्यादा है, बेनिफिट से ज्यादा का लॉस है, वो सिर्फ मुझसे क्लेम कर सकता है। तो वो पॉइंट को ध्यान में रखें। फिर लास्ट पॉइंट है कॉम्पनसेशन फ्रॉम द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर यानी वही जो ट्रेस पासर है, तो उसको अपन केस डाल सकते हैं उसके ऊपर। दैट इज अ सिंपल पॉइंट, यू कैन रीड। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है लीन। तो लीन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दो टाइप के लीन होते हैं, पर्टिकुलर एंड जनरल। पर्टिकुलर लीन बेलमेंट वगैरह में आता है, जहां कोई काम किया जाता है गुड्स के ऊपर, तो फिर उसके लिए गुड्स को रोक के रख सकते हैं जब तक कि पैसा ना मिल जाए। और जनरल लीन जो नॉर्मली एजेंट्स को रहता है, तो वो जो गुड्स पे काम हुआ है वो या कोई और भी गुड्स, दोनों को लीन में रखा जा सकता है। देन टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड या ऑन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट वाज बेल्ड, या इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको निकाल दूंगा कार से, या ग्रेचुइटस बेलमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, कभी भी टर्मिनेट कर सकता हूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन आपको अगर लॉस होगा तो मैं आपका लॉस भर के दूंगा। एंड डेथ ऑफ द बेलर और बेली, दोनों में से अगर कोई एक मर जाता है तो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाता है। फिर उसी में एक पॉइंट है फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स यानी रास्ते से आप जा रहे हैं और आपको कोई गुड्स पड़ा हुआ मिले, तो पहली बात तो यह कि उसको उठाने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है। आप उसको अगर देख के चले गए और बाद में ओनर को अगर पता चला कि आप देख के चले गए थे और आपने उसके गुड्स को उठाया नहीं था, उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ, तो वो आपसे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। आप कहोगे कि भाई मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपके गुड्स को उठाऊं जो रास्ते पे पड़ा हुआ है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आपने उठाया, if you touch the goods, if you take it into your custody, then there is an implied bailment. एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा जिसमें आप बेली होंगे और जो उसका ओनर है वो बेलर माना जाएगा। तो फिर आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे, लाइक टेकिंग केयर ऑफ द गुड्स एज इफ दे आर योर ओन, नॉट टू यूज इट अनऑथोराइजली, उसका अनऑथोराइज यूज नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, वो सारे जो पॉइंट्स है वो आपके ऊपर भी लग जाएंगे। और फिर आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपन देखते हैं। देखो, तो राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स पहले देखते हैं अपन। राइट ऑफ लीन है आपके पास, यानी आपने जैसे कोई खर्चा किया है, जैसे आपको वहां से एक हीरे का हार मिला रास्ते से, फिर आपने उसको पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि ऐसे इस तरह के हीरे का हार है जो हमें रास्ते से मिला है, तो जिस किसी का भी हो वो आके ले जाए, तो उसका कॉस्ट आपने इनकर की एडवर्टीजमेंट, प्लस उसको बैंक लॉकर में रखा क्योंकि हीरे का हार है, चोर वगैरह कोई भी आ सकता है, तो उसको बैंक लॉकर में जमा करा है, बैंक लॉकर के चार्जेस आपने पे किए। तो जब उसका सही मालिक मिल जाएगा तो आपको राइट ऑफ लीन है। क्या राइट ऑफ लीन है कि ये सब आपका जो कॉस्ट है, ये जब तक आप रिकवर नहीं कर लेते और वो आपको पे नहीं कर देता, आप उसको गुड्स मत दो, तो राइट ऑफ लीन रहता है। देन राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, ये हीरे का हार ऐसा मान लो कि आपका ही है, कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो आपसे ले सके एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। तो अगर ट्रू ओनर नहीं है उसका कोई भी, या ट्रू ओनर मर गया है, जो भी है, तो ये हीरे का हार आपका हो जाएगा। सिर्फ वही और वही आपसे ले सकता है, बाकी दुनिया में कोई आपसे ये हीरे का हार नहीं ले सकता। देन राइट टू स्यू फॉर रिवॉर्ड, ये तो आप सब जानते ही है, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बार पढ़ाऊंगा। अगर उसमें कोई रिवॉर्ड अनाउंस था, ओनर ने रिवॉर्ड दे के रखा है और आप वो गुड्स लेकर उसके पास जाते हो, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है।
प्रोवाइडेड कि आपको ये पहले से मालूम होना चाहिए कि इस पे रिवॉर्ड अनाउंस्ड है, तब आप ले सकते हो। देन राइट ऑफ सेल, आप उसको बेच भी सकते हो, जो कुछ आपको मिला है वो आप बेच सकते हो। कब कब बेच सकते हो? देखो, व्हेन द ओनर कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर ड्यू सर्च, हमने बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, मगर ओनर नहीं मिला, तो हम उसके गुड्स को बेच डालेंगे। कब तक रखेंगे हमारे पास? वी कैन सेल इट ऑफ। नंबर 2, इफ फाउंड रिफ्यूजेस टू पे योर लॉफुल चार्जेस, सही ओनर मिला और उसने आपके चार्जेस, जो आपका कॉस्ट इनकर हुआ है, वो पे करने से इनकार कर दिया, तो आप उसके गुड्स को बेच डालो। Number 3, if the goods are in danger of perishing or losing greater part of their value, perishable goods है, वो perish हो जाएंगे, तो perish होने के पहले हम उसे बेच देंगे। Like किसी का चॉकलेट हमें मिला तो 2 दिन में खराब हो जाएगा, 10 दिन में खराब हो जाएगा, तो उसके पहले हम उसे बेच डालेंगे। अगर खा जाएंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे जब वो आएंगे। तो देखो, खा नहीं सकते आप बेच सकते हो, और बेचने के बाद भी जो पैसा आपको मिलेगा वो आपको रखना है। अगर सही ओनर आता है तो ये पैसा उसको देना पड़ेगा। और हीरे का हार भी अगर बेच दोगे तो उसका पैसा सही ओनर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेच दिया और पैसा अपनी जेब में जाएगा। नो नो नो, यू हैव टू पे द अमाउंट टू द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। या फिर डी पॉइंट है कि आपके अगर चार्जेस जो है, जैसा आपको कुत्ता रास्ते से मिला था, आपने बहुत देखभाल की उसकी, और कॉस्ट जो इनकर हो रहा है वो कुत्ते के वैल्यू के 2/3 अगर हो जाता है, तो आप कुत्ते को बेच सकते हो। तो वो एक है पॉइंट, फाइंडर ऑफ गुड्स पे शॉर्ट नोट आ सकता है। और लास्ट टॉपिक है फिर उसमें प्लेज। प्लेज इज द लास्ट टॉपिक। अब प्लेज भी क्या है कि एक टाइप ऑफ बेलमेंट है जिसके अंदर जो प्लेज किया जाता है उसका पर्पस जो है वो सिक्योरिटी का है। नॉर्मल बेलमेंट में तो मैंने आपको फोन दिया, वो भी बेलमेंट होता है, लेकिन व्हेन आई कीप इट एज अ सिक्योरिटी देन इट इज कॉल्ड एज प्लेज। मेरे जेब में आज पैसे नहीं है, पर्स में लाना भूल गया हूं और मुझे समोसा खाना है, पैसे चाहिए, तो मैंने मेरे दोस्त से कहा, देख तू मेरा फोन रख और मुझे कुछ पैसे, मुझे 20 रुपए उधार दे, मुझे आज भूख लग रही है, मैं तेरा पैसा कल लौटा दूंगा और मेरा फोन लेके जाऊंगा। तो ये 20 रुपए के बदले में मैंने जो फोन उसके पास रखा है, तो उसको कहेंगे हम प्लेज। तो प्लेज में भी सारे रूल्स वही है, सिर्फ यह नाम चेंज हो जाता है। जो बेलर है वो यहां पॉनर कहलाता है। बेलर बिकम्स ए पॉनर एंड द बेली बिकम्स ए पॉनी। जिसके पास गिरवी रखा है वो पॉनी, और जो ओनर था जिसने गिरवी रखा वो बेलर होता है, तो उसको पॉनर कहते हैं। ओनर इज ए पॉनर, और उसके पास वो सारे राइट्स है, राइट्स ऑफ द पॉनी वगैरह वो सब सेम है, जो बेलर बेली के है वही है। लास्ट पॉइंट देखिए आप, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। ये एक क्वेश्चन आ सकता है फिर, प्लेज बाय नॉन ओनर्स, इसमें क्या क्या है देखें। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट्स, जो मर्केंटाइल एजेंट है जिसको गुड्स उसके पोजीशन में है, प्रिंसिपल के गुड्स अगर उसके पोजीशन में है तो वो गुड्स को प्लेज कर सकता है, प्रोवाइडेड कि जो पॉनी है ही शुड एक्ट इन गुड फेथ। उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि एजेंट के पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं है। वो ये सोच के लेगा कि उसके पास प्लेज करने की अथॉरिटी है और इसलिए उसने लिए, तो उसका टाइटल वैलिड माना जाएगा। देन प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजेशन। इन पोजेशन यानी क्या कि अगर मैंने गुड्स आपको बेच दिया, कस्टमर आया अशोक, मैंने उसको गुड्स सेल कर दी, लेकिन गुड्स वो मेरे पास छोड़ के चले गया, यानी गुड्स आज भी मेरे कस्टडी में है, पोजेशन मेरा है, जबकि सेल हो चुका है, तो ये गुड्स जो मेरे पोजेशन में है उसे मैं किसी के पास प्लेज कर सकता हूं, अलाउड है, आई कैन प्लेज, प्रोवाइडेड कि वो जो पर्सन है जो प्लेज में लेगा he should act in good faith and without having knowledge that I have already sold the goods to Mr. अशोक। दूसरा है बायर। बायर कैसा कि मैंने अशोक को गुड्स भेजा है, सेल अभी नहीं हुआ है, मैंने उसको कहा कि देखो तुम इसको टेस्ट करके देखो, गुड्स को अच्छा लगेगा तो रख लेना, फिर सेल होगा।
तो मैंने कस्टमर को यानी बायर को पोजेशन दे दिया है, लेकिन सेल अभी तक नहीं हुआ है। करेक्ट? तो वो जो कस्टमर है जिसके पास पोजेशन है, वो भी जाकर के ये गुड्स को प्लेज कर सकता है। ही कैन प्लेज द गुड्स वैलिडली टू अनदर पर्सन इफ दैट अदर पर्सन टेक्स इट इन गुड फेथ। देन प्लेज व्हेन पॉनर हैज लिमिटेड इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट है, लिमिटेड इंटरेस्ट यानी उसको पूरा ओनरशिप राइट नहीं है, कुछ राइट है, सम राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक कार आपको लीज पे दी है, 5 साल की लीज पे दी है कि 5 साल कार आप चलाओ, तो आपके पास क्या है? लीज राइट है। अब आप बैंक के पास जाके लोन ले सकते हो और बैंक को कह सकते हो कि मेरी कार मैं प्लेज करता हूं। तो कार प्लेज करके अगर आपने 80,000 रुपए का लोन ले लिया और फिर आपने डिफॉल्ट किया, तो डिफॉल्ट किया तो कार किसके पास जाएगी? बैंक के पास जाएगी। तो बैंक को क्या ओनरशिप राइट्स मिलेंगे? नहीं। आपके पास कौन सा राइट था? लीज। तो बैंक के पास भी कौन सा राइट जाएगा? लीज। यानी कि बैंक को अगर अपना 80,000 रुपए रिकवर करना है तो बैंक कार को यूज करके उनके 80,000 रिकवर करेगा, बस। दे कैन नॉट सेल द कार बिकॉज दे डोंट हैव ओनरशिप राइट, दे हैव ओनली लीज राइट्स। तो जो पॉनर का टाइटल होता है, जितना पॉनर का टाइटल होता है उतना ही पॉनी के पास जाएगा, नथिंग मोर। तो वो पॉइंट लिमिटेड इंटरेस्ट का पॉइंट। देन प्लेज बाय को ओनर इन पोजेशन। 2 ओनर्स अगर है तो दोनों में से कोई भी एक जिसके पास पोजेशन है वो प्लेज कर सकता है। एंड प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, ये आपको समझाता हूं मैं बोर्ड पे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी जैसे कोअर्शन का एग्जांपल है, कोअर्शन में वॉइडेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या होगा? देखो, ए ओनर है और बी जो है वो डाकू है, डाकू मंगल सिंह, डीएमएस, डाकू मंगल सिंह। कौन से मूवी में था? एक मूवी में था डाकू मंगल सिंह, ठीक है। तो वो बी जाता है ए के पास, उसके सिर पे बंदूक रखता है और कहता है कि मुझे गुड्स चाहिए, तुम्हारी कार मुझे दे दो। तो वो यहां से गुड्स ले लेता है, ठीक है, बाय कोअर्शन। ही ऑब्टेन्स गुड्स बाय कोअर्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल है। किसके बिहाफ में अवॉइडेबल है? ए कैन अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम, ठीक है। अब ये गुड्स जो लेता है, ये समझ लो कि 1 जनवरी 2012 को लेता है और लेने के बाद फिर डाकू मंगल सिंह बैंक में जाता है और बैंक से कहता है कि मुझे लोन चाहिए। सो ही गोज टू द बैंक फॉर ऑब्टेनिंग लोन। तो वो बैंक को जाके क्या करता है? प्लेज करता है। ही प्लेजेस द गुड्स टू द बैंक, द सेम गुड्स। ये गुड्स यहां से लेता है वो प्लेज करके लोन लेना चाहता है। तो पॉइंट यह है कि बैंक का टाइटल गुड रहेगा कि डिफेक्टिव रहेगा, वो अपने को चेक करना है, वेदर बैंक्स टाइटल इज गुड और डिफेक्टिव। तो उसमें अपने को यह देखना है कि ये गुड्स इसने कब लिए? 1 जनवरी 2012 को। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है तो उसका मतलब यह है कि जो ए है, जो ओनर है, वो ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। करेक्ट? तो वो उसको अवॉइड करता है बाय सर्विंग अ नोटिस ऑन डाकू मंगल सिंह कि तुमने जो गुड्स मुझसे लेके गए वो कॉन्ट्रैक्ट में अवॉइड कर रहा हूं। ये अवॉइड करता है 10 तारीख को, 10 जनवरी 12। गुड्स कब गए? 1 जनवरी को। उसको अवॉइड कर रहा है 10 जनवरी को। अब देखो, अगर ये प्लेज ये 10 जनवरी के पहले हुआ है, बिफोर 10th जनवरी 12, तो बैंक का टाइटल गुड रहेगा, बैंक का टाइटल गुड रहेगा। और अगर ये प्लेज करता है आफ्टर 10th जनवरी 12, तो बैंक का टाइटल बैड रहेगा, बैंक का टाइटल डिफेक्टिव या बैड रहेगा। इसका मतलब कि ए बैंक से ये गुड्स ले सकता है दूसरे वाले केस में, लेकिन पहले वाले केस में ए जो है
वो बैंक से अपने गुड्स नहीं ले सकता, क्योंकि बैंक का टाइटल गुड है। तो चेक क्या करना है आपको? चेक ये करना है कि ये जो अवॉइड कर रहा है, ए जो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहा है, उसका डेट क्या है, और ये जो प्लेज हुआ उसका डेट क्या है। अगर प्लेज इस दिन के पहले हो गया है, कहने का लॉजिक ये है कि बी ने जब प्लेज किया तब उसका टाइटल गुड था, बी का टाइटल 10 तारीख के पहले गुड है, और बी का टाइटल 10 तारीख के बाद बैड हो जाता है, क्योंकि ये अवॉइड कर देता है कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 से 10 तक बी का टाइटल गुड है, 10 तारीख के बाद बी का टाइटल डिफेक्टिव है। तो वो 1 से 10 के बीच में अगर बी बैंक को गुड्स प्लेज करता है तो बैंक का टाइटल भी गुड रहेगा, ये उसका डिफरेंस। और अगर 10 तारीख के बाद बी का टाइटल डिफेक्टिव है, क्योंकि ए ने अवॉइड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो इससे 10 तारीख के बाद अगर बी प्लेज करेगा तो बैंक का टाइटल भी डिफेक्टिव रहेगा, फिर अपन बैंक से गुड्स रिकवर कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स उसमें आपको याद रखना। तो यहां अपन अब एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर अपन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स चालू करें।
we'll come to the second chapter, and that is Negotiable Instruments Act of 1881. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि अराउंड 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस ये एक्ट में से आएंगे और इसके जो डिटेल्स है वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट क्लियर कर देता हूं सो दैट जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी एक साथ। पहले तो यह है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यानी क्या। इंस्ट्रूमेंट यानी कि अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। एक डॉक्यूमेंट है जो राइटिंग में है और वो स्टैम्प पेपर के ऊपर है। इट शुड बी स्टैम्प। स्टैम्प यानी कि वो डॉक्यूमेंट के जो चार्जेस है रजिस्ट्रेशन वो हमने गवर्नमेंट को पे किए। सो वंस वी डू दैट देन दिस डॉक्यूमेंट बिकम्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। तो इस डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अ डॉक्यूमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। और निगोशिएबल का मतलब क्या है? ट्रांसफरेबल बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी डॉक्यूमेंट में जो राइट्स है, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? उसके जो राइट्स है, राइट क्या है? राइट टू रिकवर मनी। तो वो राइट हम जब किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं तो उसको कहते हैं निगोशिएबल। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो निगोशिएबल है, यानी ट्रांसफर हो सकता है बाय वन पर्सन टू अनदर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये डॉक्यूमेंट्स बनते क्यों है? द डॉक्यूमेंट इज मेड इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज योर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जैसे कल हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा था, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप किसी से पैसा रिकवर करते हैं या किसी को आपको पैसा देना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ सेलर ऑफ गुड्स and he sells the goods to the buyer. So buyer has to pay money to the seller. But when a credit period is allowed, अगर हम आपको क्रेडिट देते हैं 1 महीने का 2 महीने का, तो फिर उसमें रिस्क ऑफ बैड डेट्स अराइज होता है। हो सकता है कि बायर हमें पैसा ना दे, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बना के उसको देंगे जिसे वो एक्सेप्ट करेगा कि यस आई एम रेडी टू पे। तो डॉक्यूमेंट क्या है? ऑर्डर। एक डॉक्यूमेंट जो सेलर बनाएगा और ये डॉक्यूमेंट वो बायर को देगा ना। व्हाट दिस इज डॉक्यूमेंट? ऑर्डर टू पे व्हाट? अ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा जो आपने मुझे देना है। और ये डॉक्यूमेंट ये बायर के पास जाएगा, फिर बायर क्या करेगा कि उसमें अपना सिग्नेचर करेगा कि यस आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर। तो वो एक्सेप्ट करता है और उसका साइन करता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट बना जो सेलर ने बनाया, सेलर कौन होता है? क्रेडिटर। आप ये 2 वर्ड याद रखिए, क्रेडिटर एंड डेटर। तो एक डॉक्यूमेंट जो क्रेडिटर बनाएगा अपने डेटर के ऊपर, तो इसे हम कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। इस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज मेड इन राइटिंग, साइंड बाय द मेकर, ये भी अपना साइन करेगा उसके ऊपर, ऑर्डरिंग अ सर्टेन पर्सन यानी बायर डेटर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू हुम? टू द सेलर हिमसेल्फ और टू सम अदर पर्सन। सेलर उससे कह सकता है बाहर से कि आप मुझे पैसा दे या किसी और को दे। किसी और को क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सेलर को ये पैसा किसी और को देना है, तो वो बायर से कहेगा कि आप पैसा उसको दे दे, मुझे तो उसको देना ही है तो आप उसको दे दे। तो इस डॉक्यूमेंट को क्या जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसका अपोजिट एक डॉक्यूमेंट है, वो है प्रॉमिसरी नोट। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है कि वो भी एक डॉक्यूमेंट है जो बायर खुद बनाता है। डिफरेंस देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है यानी क्रेडिटर बनाता है उसके डेटर के ऊपर, और अगर यही डॉक्यूमेंट बायर खुद बनाए तो वो क्या लिखेगा इस डॉक्यूमेंट में? दैट आई प्रॉमिस टू पे। दिस डॉक्यूमेंट इज अ प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ मनी। यानी बायर प्रॉमिस दे रहा है सेलर को कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रॉमिस कर रहा है, आई प्रॉमिस टू पे यू। बायर सेज, द डेटर सेज आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ मनी। तो इसे हम कहते हैं
promissory note. This document is called as promissory note. तो इस तरह से दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं बेसिकली. फिर चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी है, वो सब इसके ही यानी कि डेरिवेशंस है जो अपन बाद में देखेंगे. तो बेसिकली देयर आर टू डॉक्यूमेंट्स, द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द प्रॉमिसरी नोट. इतना आपको समझ में आ गया. अब कुछ पॉइंट्स और अपन देख लेते पहले कि प्रॉमिसरी नोट में आप देख सकते हैं देयर आर टू पार्टीज, द डेटर एंड द क्रेडिटर. जो बनाता है ये इंस्ट्रूमेंट, जो डेटर होता है उसको मेकर कहा जाता है, मेकर ऑफ द नोट. और जिसको वो प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा, वो बनता है पेई. सो देयर इज मेकर एंड पेई. और जिसके पहले हमने बिल देखा था, बिल में दो लोग भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं. अब तीन लोग कैसे, कैरेक्टर वाइज हम देखेंगे तो तीन. फिजिकली देयर कैन बी टू पीपल, बट एज फार एज द कैपेसिटीज आर कंसर्न देयर विल बी थ्री. कैसे? क्रेडिटर जो बनाता है यानी मेकर होता है, उसे ड्रॉवर कहते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर को ड्रॉवर कहा जाता है. ही ड्रॉज अ बिल ऑन द डेटर ऑर्डरिंग हिम टू पे. तो जिस पर्सन को ऑर्डर किया जाता है कि आप पैसा दीजिए, वो बनता है ड्रॉई. सो देयर इज अ ड्रॉवर एंड देयर इज अ ड्रॉई. और ये कहेगा कि आप मुझे पैसा दे या किसी और को दे. तो वो जिसको पैसा लेने का राइट मिलता है वो होता है पेई. तो कैरेक्टर वाइज देयर विल बी थ्री पीपल. तो इसमें ड्रॉवर और पेई सेम भी हो सकते हैं या दो अलग अलग लोग भी हो सकते हैं. आई ऑर्डर सलमान टू पे टू ऐश्वर्या. तो फारूक बिकम्स ए ड्रॉवर, सलमान बिकम्स ए ड्रॉई एंड ऐश्वर्या बिकम्स पेई. या मैं सलमान को कहूंगा आई ऑर्डर सलमान टू पे माई सेल्फ. तो फिर मैं दो कैपेसिटी में काम कर रहा हूं, मैं ड्रॉवर भी हूं और मैं पेई भी हूं. तो दो मैं एक साथ हो सकता हूं. तो इस तरह से बिल और प्रॉमिसरी नोट बनेंगे. अब इसके अलावा इसमें कौन कौन पार्टीज अपन देखते हैं. अब देखिए, सबसे पहला पर्सन जिसको राइट टू रिसीव मनी मिलता है वो कौन है? वो है पेई. प्रॉमिसरी नोट में भी पेई होगा और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पेई होगा. पेई मतलब कि वो पहला पर्सन जिसको राइट होता है पैसा लेने का. करेक्ट. अब ये पेई, हमने तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा, इंस्ट्रूमेंट तो बन गया. अब ये निगोशिएशन इसमें कैसे होता है वो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि जो पेई है वो अब ये इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करेगा किसी और पर्सन को. सो व्हेन ही ट्रांसफर्स द इंस्ट्रूमेंट टू सम अदर पर्सन, he becomes an endorser. So endorser means he will sign the instrument and transfer the right to receive money to another person. तो ये जिस पर्सन को ट्रांसफर करता है उसको हम कहते हैं एंडोर्सी. सो पेई becomes the first endorser और जिसे वो ट्रांसफर करता है वो बनता है एंडोर्सी. करेक्ट. अब ये पर्सन क्या कर सकता है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके मैच्योरिटी पे जो पर्सन को पे करना है उसके पास जाके पैसा रिकवर कर सकता है. या वो क्या कर सकता है कि ये इंस्ट्रूमेंट को फर्दर ट्रांसफर कर सकता है. सो इफ ही ट्रांसफर्स द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन, देन दिस पर्सन विल बिकम द एंडोर्सर और वो इसको देगा तो ये बन जाएगा एंडोर्सी. तो सबसे पहला एंडोर्सर कौन आता है? पेई. और उसके बाद जो एंडोर्सी है वो फिर एंडोर्सर बनता है और अगला पर्सन एंडोर्सी बन जाएगा. फिर ये पर्सन और किसी को ट्रांसफर करेगा तो ही विल बिकम एन एंडोर्सर एंड द अदर पर्सन विल बिकम एन एंडोर्सी. तो ये फिर लाइन से चलता रहेगा. अब ये जो एंडोर्सीज है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे अभी ये पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट है, तो इस पर्सन को या ये पर्सन जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा आज की तारीख में, उसे हम कहेंगे होल्डर. उसे हम कहेंगे होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो होल्डर कौन बनता है? अब मैं जा रहा था रास्ते से, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट वहां से मिल गया, तो क्या मैं होल्डर बन जाता हूं? आंसर है नो. होल्डर बनने के लिए दो चीजें जरूरी है. दो चीजें जरूरी है, याद रखना. दो चीजें. नंबर वन, ही शुड हैव द राइट टू पोजेस
तो अगर आप लीगली इंस्ट्रूमेंट को लोगे तो ही आपको राइट टू पोजेस रहेगा, करेक्ट। एंड फाइंडर ऑफ गुड्स के पास तो राइट नहीं है। तो राइट टू पोजेस नंबर 1 एंड नंबर 2 राइट टू रिकवर मनी। जब ये दोनों राइट्स आपके पास होंगे, यू हैव द राइट टू पोजेस एंड यू हैव अ राइट टू रिकवर मनी, क्लेम मनी ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, देन यू आर कॉल्ड एज अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो होल्डर के पास दो राइट्स होने चाहिए, और यही जो होल्डर है इसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स भी कहेंगे। होल्डर विल बी कॉल्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। होल्डर बनने के लिए 2 कंडीशन है, यू शुड हैव द राइटफुल पोजेशन एंड राइट टू रिकवर मनी, राइट टू पोजेस, राइट टू रिकवर मनी। और होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए ये जो राइट्स आपको मिले हैं उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नंबर 1 that you have acquired the instrument before maturity, आपने इंस्ट्रूमेंट कब लिया है? मैच्योरिटी से पहले। नंबर 2 आपने इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में लिया होना चाहिए। गुड फेथ यानी विदाउट हैविंग नॉलेज कि जिससे हम ले रहे हैं उसका टाइटल डिफेक्टिव है, यानी हमें यह मालूम नहीं था, हमें नॉलेज नहीं था कि ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, यानी इस पर्सन को यह मालूम नहीं है कि इस पर्सन का टाइटल डिफेक्टिव है। तो वो कंडीशन उससे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक तो मैच्योरिटी से पहले लेना है, गुड फेथ में लेना है, और तीसरा कंडीशन है कि कंसिडरेशन पे करके लेना है। मींस दिस पर्सन शुड हैव पेड कंसिडरेशन टू दिस पर्सन एंड ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फिर से रिपीट करते हैं हम, कंसिडरेशन, मैच्योरिटी, गुड फेथ। कंसिडरेशन, मैच्योरिटी, गुड फेथ, याद रहेंगे आपको? वेरी गुड। कंसिडरेशन, मैच्योरिटी, गुड फेथ। तो ये पर्सन को कहा जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स इस चैप्टर का हीरो है। पूरा चैप्टर जो है वो उसके ऊपर रिवॉल्व करता है, उसके राउंड अबाउट घूमता है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, और इसके क्या राइट्स है वो समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि एक पर्सन जब होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है, यानी बेसिकली तो वो होल्डर है सबसे पहले, और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो फिर उसके क्या राइट्स? आई विल राइट इन शॉर्ट, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अगर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि उसका टाइटल जो रहता है वो हमेशा गुड होता है। His title to the instrument is always good. It is not affected by the defect in the title of the transferor. यानी देखिए, अगर A है और A से इंस्ट्रूमेंट B ने लिया है, A से इंस्ट्रूमेंट B लेता है, तो अगर A का टाइटल डिफेक्टिव भी होगा तो भी B का टाइटल जो है वो गुड रहेगा, अगर ये B होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसका टाइटल गुड है, इवन इफ एज टाइटल इज डिफेक्टिव। यानी ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव भी हो तो भी ट्रांसफरी का टाइटल गुड रहेगा, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट। तो देखिए बंदो, 2 चीज है इसमें। अगर ये ट्रांसफरी, मैं आपको फिर से बताता हूं, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड जस्ट अ होल्डर, दोनों में डिफरेंस कैसा आएगा देखिए। अगर ट्रांसफरर जो है इसका टाइटल गुड है और यह है ट्रांसफरी, यानी जो इंस्ट्रूमेंट ले रहा है, अगर एक ट्रांसफरी होल्डर इन ड्यू कोर्स है या वो एक सिर्फ होल्डर है, तो सिर्फ होल्डर कब बनते आप? जब आपको इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट से मिला। समझ लीजिए कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट जो मुझे राइट दे रहा है पैसा रिकवर करने का, वो मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, तो आपने कंसिडरेशन पे किया क्या? नहीं, तो आप क्या बने? होल्डर। और अगर आप कंसिडरेशन पे करके इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं तो आप बनते होल्डर इन ड्यू कोर्स। नंबर 2, आपने अगर ये इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी के बाद लिया तो आप बनते हैं होल्डर एंड नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स। और तीसरी बात कि अगर आपको टाइटल में डिफेक्ट का पता है, यानी आपने गुड फेथ में नहीं लिया,
हालांकि कंसिडरेशन दिया, हालांकि मैच्योरिटी के पहले लिया, मगर अगर गुड फेथ में नहीं है तो फिर आपको होल्डर माना जाएगा बट नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स। करेक्ट। तो अब देखिए, अगर आप तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं और होल्डर इन ड्यू कोर्स बनते हैं, और अगर ट्रांसफरर का टाइटल गुड है तो ट्रांसफरी जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका टाइटल भी गुड रहेगा। और अगर आप सिर्फ होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो आपका टाइटल क्या रहेगा? गुड ही रहेगा। क्या रहेगा? गुड ही रहेगा। अब देखिए इसका टाइटल गुड क्यों है? क्योंकि होल्डर जो है ट्रांसफरी, उसको क्या टाइटल मिलता है? उसको उतना ही टाइटल मिलता है जो ट्रांसफरर का टाइटल होगा। तो अगर ट्रांसफरर का टाइटल गुड है तो ट्रांसफरी का भी टाइटल गुड रहेगा। और अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स में तो गुड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहां समझाया कि इवन इफ ट्रांसफरर्स टाइटल इज डिफेक्टिव द ट्रांसफरीज टाइटल विल बी गुड इफ ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन जो होल्डर है सिर्फ और होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, उसका टाइटल डिफेक्टिव होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आप इसको दिमाग में डाल लीजिए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में ट्रांसफरर का टाइटल से उसको कोई मतलब नहीं है, उसका टाइटल हमेशा गुड होता है। और अगर एक पर्सन सिर्फ होल्डर है तो ट्रांसफरर का टाइटल गुड होगा तो उसका भी टाइटल गुड रहेगा, लेकिन ट्रांसफरर का टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो उसका टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा। करेक्ट। यह बात अपन ने समझ ली। अब चलते अपन एक स्टेप आगे। एक स्टेप आगे ऐसा है कि ये जो बी है, बी, ए का टाइटल डिफेक्टिव था, उसने ट्रांसफर किया, बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसका टाइटल गुड हो गया। ये ट्रांसफर करता है सी को बाय वे ऑफ गिफ्ट। बी ने ये इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट में सी को दे दिया, तो सी क्या बना? डज ही बिकम अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? आंसर इज नो, ही ओनली बिकम्स अ होल्डर। क्यों? क्योंकि उसने इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट से लिया है, यानी विदाउट कंसिडरेशन लिया है, तो वो सिर्फ होल्डर बनता है। अब सी अगर होल्डर है तो उसका टाइटल क्या है इस केस में? सी का टाइटल इस केस में गुड टाइटल है। वाई गुड? बिकॉज ही रिसीव्स हिज टाइटल फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स। सी को टाइटल किससे मिला है? बी से, और बी कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जब बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसका टाइटल गुड हो गया। और मैंने यहां लिखा है कि अगर ट्रांसफरर का टाइटल गुड है तो ट्रांसफरी अगर सिर्फ होल्डर भी रहे तो उसका टाइटल भी गुड रहेगा। तो इसलिए होल्डर इन ड्यू कोर्स जो ट्रांसफरर है और होल्डर जो ट्रांसफरी है, तो इसका टाइटल भी गुड रहेगा। और इसके बाद जितने भी लोग आएंगे, इफ सी ट्रांसफर्स इट टू डी, तो उसका टाइटल भी गुड रहेगा। तो इसे हम कहते हैं कि वंस द इंस्ट्रूमेंट passes through the hands of a holder in due course, it gets cleansed of all its defects। यानी पुराने जितने डिफेक्ट्स थे वो सब साफ हो जाते। तो इसी को मैं कहता हूं सर्फ एक्सेल इफेक्ट। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में सर्फ एक्सेल लगा होता है, और जैसे इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ से गुजरता है उसके पुराने दाग सारे मिट जाएंगे और वो साफ हो जाएगा। सो इट गेट्स क्लींस्ड ऑफ ऑल इट्स डिफेक्ट्स। तो इसके बाद जो भी पार्टी आएगी, जरूरी नहीं है कि वो खुद होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, अगर वो होल्डर भी है तो भी उसका टाइटल गुड माना जाएगा। करेक्ट। तो ये एक हमने प्रिंसिपल देखा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा गुड होता है। मगर दोस्तों इसके 3 एक्सेप्शंस है। देयर आर इन ऑल 3 एक्सेप्शंस टू दिस राइट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या है ये 3 एक्सेप्शन? और मैं जितने भी एग्जाम्पल्स यहां लिखता हूं आप तुरंत उसको साथ साथ में लिखते जाए, आगे जब आप रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो काम में आएंगे। तो देखिए 3 एक्सेप्शंस है। हमने कहा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल ऑलवेज गुड होता है, बट देयर आर 3 एक्सेप्शंस। नंबर 1 है फॉर्जरी। फॉर्जरी कब आता है? जब एक इंस्ट्रूमेंट
जब एक इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, और आप जानते हैं कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, पहले साइन करना पड़ेगा एंडोर्समेंट और फिर उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो जब उसका एंडोर्समेंट है, जैसे मैं होल्डर हूं, अब मुझे आपको ट्रांसफर करना है तो आई विल हैव टू साइन यानी एंडोर्स एंड देन गिव इट टू यू। मेरा साइन अगर कोई और करता है, बिपाशा मेरे घर आती है, इंस्ट्रूमेंट को चुरा लेती है और साइन करके, मेरा साइन करके आपको अगर देती है, तो उसको हम कहेंगे फॉर्जरी। और फॉर्जरी के केस में क्या होगा कि आपका टाइटल डिफेक्टिव होगा। इवन इफ यू टेक इट इन गुड फेथ बिफोर मैच्योरिटी एंड फॉर कंसिडरेशन, आपका टाइटल फिर भी डिफेक्टिव होगा। और आपके बाद जितने भी लोग आएंगे, जितने भी ट्रांसफरीज बनेंगे आगे चल के, सबका टाइटल डिफेक्टिव होगा। याद रखें, सबका टाइटल डिफेक्टिव होगा। तो फर्स्ट इज फॉर्जरी। नंबर 2, फॉर्जरी ने जाली सिग्नेचर, फर्जी सिग्नेचर, उसको फॉर्जरी कहते हैं। नंबर 2, नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। ये कहां पे अराइज होता है? चेक्स के ऊपर। चेक पे अगर नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग किया गया है तो उसमें अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव हो जाता है तो ट्रांसफरी का भी टाइटल डिफेक्टिव होगा। इसमें ट्रांसफरी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता है। नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग में ट्रांसफरी होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट्स नहीं ले सकता। अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट अपन इसको देखेंगे, अभी चेक्स पाएंगे, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। थर्ड पॉइंट इज द फ्रॉड्यूलेंट पर्सन। यानी जिसने चोरी की, जिसने फ्रॉड किया, वो खुद अगर बाद में होल्डर इन यानी होल्डर बने, किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स से इंस्ट्रूमेंट ले, तो उसका टाइटल कभी गुड नहीं होगा। कैसे? देखिए, ओरिजिनल पेई पी था, समझ लीजिए पी वॉज ओरिजिनल पेई। उसके यहां से इंस्ट्रूमेंट चुराया। किसने चुराया? क्यू ने चुराया। सो क्यू इज द थीफ एंड व्हाट क्यू डज, क्यू इज द थीफ एंड ही ट्रांसफर्स द इंस्ट्रूमेंट टू आर। तो वो आर को जाके कहता है कि देखिए इंस्ट्रूमेंट है, आपको लेना है, मेरा इंस्ट्रूमेंट। सो ही सेज दैट आई एम पी, और वो इंस्ट्रूमेंट क्यू को ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पर आर जो है, यानी क्यू जो बीच में आया, उसने थीफ है चुरा के इसको दिया, तो क्या होगा कि आर अगर होल्डर है, सिर्फ होल्डर है, और अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, तो उसका टाइटल क्या रहेगा? डिफेक्टिव। ही हैज द डिफेक्टिव टाइटल। फिर आर इसे ट्रांसफर करता है एम को। एम टेक्स इट इन गुड फेथ फॉर मैच्योरिटी, यानी बिफोर मैच्योरिटी एंड फॉर कंसिडरेशन। तो एम होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर है तो उसका टाइटल गुड हो जाएगा। अब इसका टाइटल जब गुड हो गया, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है, तो ये क्यू क्या करता है कि वो एम से जाके इंस्ट्रूमेंट परचेज करता है। क्यू जो चोर था वही एम से जाके इंस्ट्रूमेंट वापस परचेज करता है फॉर कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी, फॉर कंसिडरेशन बिफोर मैच्योरिटी एंड गुड फेथ होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो पुराना चोर है, उसको तो मालूम ही है कि चोरी का इंस्ट्रूमेंट, तो गुड फेथ तो नहीं होगा। तो वो क्या बनेगा? होल्डर बनेगा। तो उसको हम होल्डर बना देते हैं, ही इज जस्ट अ होल्डर। अब सवाल यह है कि वो सिर्फ होल्डर है, मगर उसे टाइटल किससे मिल रहा है? एम से मिल रहा है। और एम कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो क्या हम ये कहेंगे कि क्यू का टाइटल गुड है क्योंकि उसने टाइटल एम से डिराइव किया है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है? आंसर इज नो, क्योंकि ये क्यू खुद फ्रॉड्यूलेंट पर्सन है, वो खुद एक चोर है, जिसकी वजह से ये डिफेक्टिव हुआ था, तो वो खुद वो पर्सन है क्यू, तो उसका टाइटल डिफेक्टिव ही रहेगा। ही विल नॉट गेट अ गुड टाइटल। लेकिन समझ लीजिए क्यू की जगह कोई और होता, जेड होता, जेड जिसको गिफ्ट में मिलता है इंस्ट्रूमेंट, एम गिव्स इट टू जेड, तो जेड का टाइटल अपन क्या लेते? गुड,
बिकॉज ही डिराइव्स हिज टाइटल फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसका टाइटल गुड रहेगा। लेकिन क्यू का टाइटल डिफेक्टिव, क्योंकि क्यू खुद चोर है, ही इज द फ्रॉडुलेंट पर्सन। तो जिस पर्सन ने फ्रॉड किया उसका टाइटल कभी गुड नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सर्फ एक्सेल इफेक्ट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ से निकला है सर्फ एक्सेल इफेक्ट, तो सामने वाले का टाइटल गुड होना चाहिए। लेकिन भाई लोग आप बताइए मुझे कि खून किया था, खून किया मिस्टर शर्मा ने, हमारे शर्मा जी बहुत गुस्से वाले, उन्होंने खून कर दिया किसका? बंटी का। तो उनके दामन पे भी खून के दाग लगे और आजू बाजू जो लोग खड़े थे उनके दामन पे भी खून के दाग लगे, क्योंकि इससे मारा उसको तो खून उछल के इधर उधर भी गया। अब ये जो बाकी लोग हैं ये तो सर्फ एक्सेल से अपने कपड़े धो लेंगे तो खून के दाग मिट जाएंगे, लेकिन शर्मा जी जिन्होंने खुद खून किया है वो कितने भी सर्फ एक्सेल से अपने कपड़े धो ले, कपड़े पे से तो दाग मिट जाएगा, लेकिन दामन पे जो दाग लगा है वो कैसे मिटेगा? तो जो फ्रॉडुलेंट पर्सन होता है उसके दाग कभी नहीं मिट सकते, उसका टाइटल डिफेक्टिव ही रहेगा, चाहे वो 50 होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद इंस्ट्रूमेंट ले तो भी उसका टाइटल डिफेक्टिव रहेगा। गुड। तो इतनी चीजें देखने के बाद अब अपन शुरू करते हैं पहले से पढ़ना, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आपको देख लेना है, ठीक है। सो लेट्स सी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले दिया है। इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, जो मैंने आपको पूरा इतनी देर से समझाया, क्योंकि होल्डर को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स मानते हैं, लॉ प्रिज्यूम करता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इसे वहां लिखा है कि उसका टाइटल फ्री होता है फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। रिकवरी में पॉइंट दिया है कि आप अपने नाम से केस डाल सकते हैं। अब जैसे यहां पे जो भी पर्सन आते हैं, बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद एक पर्सन आता है, तो वो जब इंस्ट्रूमेंट पे पैसा वसूल करने जाएगा, सो कैन ही फाइल द केस इन हिज ओन नेम? सो द आंसर इज यस, ही कैन फाइल अ केस इन हिज ओन नेम। और फिर बहुत सारे प्रिजम्पशंस है, जैसे कंसिडरेशन पे हुआ होगा ये कोर्ट मान के चलेगा। प्रिजम्पशंस का मतलब क्या? सर्टेन assumptions that are taken by the court while passing its order। तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि कंसिडरेशन दिया होगा। डेट जो उस पे मेंशन है हम यही मानेंगे कि इसी दिन कोई इंस्ट्रूमेंट बना होगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उस पर अगर गलत डेट भी डाल दिया तो आगे चल के तो कोर्ट यही मानेगा कि आप इसी दिन पैदा हुए, तो उस तरह से है। देन टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, तो टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस है जब एक ड्रॉई अपना एक्सेप्टेंस देता है तो नॉर्मली उसमें डेट भी डाल देता है कि कब उससे एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन सपोज कि उसे साइन कर देता है एक्सेप्टेंस का और डेट वेट नहीं डालता है, और आगे चल के कभी कुछ लिटिगेशन अराइज हो तो कोर्ट यही मानेगा कि ये एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी के पहले दिया गया होगा। सो दैट इज वन ऑफ द प्रिजम्पशंस। देन टाइम ऑफ ट्रांसफर, उसमें भी वही है कि मैच्योरिटी के पहले किया गया होगा। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट्स, ये जैसे ऑर्डर है कि पहले पी था, फिर आर आया, फिर एम, फिर क्यू, दे विल साइन वन बिलो द अदर, तो इसको ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट्स कहते हैं। और इसमें अगर किसी ने बाद में क्या किया कि उसने बीच में कहीं साइन कर दिया, तो जब कोर्ट में केस जाएगा और प्रायर पार्टीज की लिस्ट बनाई जाएगी तो उस आदमी को ऊपर में लिया जाएगा, यानी ही विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रायर पार्टी, जबकि एक्चुअल में वो बाद में था, लेकिन अभी वो आगे माना जाएगा। जैसे आप लोग करते होंगे स्कूल में, हम सब करते थे, कैंटीन में 15 अगस्त को फ्री में ब्रेकफास्ट मिलता होता था, तो हम क्या करते थे कि आते तो बाद में थे और फ्री में ब्रेकफास्ट मिल रहा है और लाइन लंबी लगी है, तो हम क्या करते थे कि भाग के पहले बीच में घुस जाते थे। तो बीच में घुस गए तो हम वहां नंबर पे आ गए, तो हमको पहले ब्रेकफास्ट मिलता है ना। आपने भी कभी किया होगा लाइन को क्रॉस करना, तो वही इसमें पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट्स। फिर स्टैंप, अगर इंस्ट्रूमेंट मिसप्लेस हो गया, लॉस हो गया, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है और कोर्ट के सामने हम फिजिकली इंस्ट्रूमेंट को एज अ प्रूफ नहीं लेके आ सकते, तो सवाल यह आएगा
कि कोई तो भी खड़ा होकर कहेगा कि भाई इसमें तो स्टैंप बराबर नहीं था इसलिए इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड था, तो कोर्ट कैसे मानेगा कि स्टैंप बराबर था कि नहीं? तो प्रिजम्पशन है कि इट वाज ड्यूली स्टैम्प्ड, जितने पैसे का स्टैंप लगना चाहिए उतने का लगा होगा, ये प्रिजम्पशन कोर्ट लेगा. Then every holder is deemed to be holder in due course. Very important presumption. Point number G and point number H, proof of protest. वो कुछ खास काम का नहीं है. फिर टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, जो मैंने दो तो आपको एक्सप्लेन कर दिए बिल्कुल स्टार्टिंग में. प्रॉमिसरी नोट, देखिए उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, तो एक एक पॉइंट उसके अंदर होता है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद रखना है. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और उसमें करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स नहीं आते. इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, तो फर्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होना चाहिए. नंबर 2, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अंडरटेकिंग को ही अपन प्रॉमिस भी कहते हैं. आई प्रॉमिस टू पे, यानी आई अंडरटेक टू पे. तो अनकंडीशनल होना चाहिए और अंडरटेकिंग होना चाहिए. अंडरटेकिंग एंड प्रॉमिस, देयर शुड बी अ क्लियर प्रॉमिस टू पे. सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट जो है उसको प्रॉमिस नहीं कहते. आपने मुझसे कहा कि फारूक सर आपको हमको पैसा देना है, मैंने कहा हाँ मैं लिख के देता हूं ना, मुझे आपको पैसा देना है, मैं राइटिंग में दे रहा हूं कि मुझे आपको पैसा देना है. तो ये क्या हुआ? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हुआ. मैं ये मान रहा हूं कि मुझे आपको पैसा देना है, लेकिन मैंने ये प्रॉमिस थोड़ी किया है कि मैं आपको पैसा दूंगा. तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है. प्रॉमिसरी नोट में क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए कि यस आई फारूक हक प्रॉमिस टू गिव यू 10 लाख रुपीज, या जो भी पैसा होगा, तो उसे प्रॉमिस कहेंगे. अब प्रॉमिस वर्ड लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी वर्ड आप लिखते हैं वो क्लियरली ये शो करना चाहिए कि आप प्रॉमिस दे रहे हैं. फिर अनकंडीशनल होना चाहिए. अनकंडीशनल यानी उसमें कोई कंडीशंस अटैच नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा होगा तो मैं आपको 10 लाख दूंगा, आई प्रॉमिस टू पे यू 50 lakhs इफ IPL इज वन बाय मुंबई इंडियंस, तो ऐसा नहीं चलेगा. दैट इज नॉट अ प्रॉमिस. अनकंडीशनल होना चाहिए. लेकिन अगर मैं कुछ कंडीशन डालता हूं जो कि सर्टन है, सर्टन टू हैपन, होना ही है, तो फिर उसको हम सर्टन मानेंगे, यानी उस प्रॉमिसरी नोट को सही मानेंगे, उसको करेक्ट मानेंगे. जैसे मैंने कहा कि आई विल गिव यू 50 lakhs 3 days आफ्टर द फाइनल्स ऑफ IPL. तो भाई IPL का फाइनल तो होना ही है, डेट भी फिक्स है, इट्स अ सर्टेन इवेंट, होना ही है, तो ये प्रॉमिसरी नोट को वैलिड माना जाएगा. लेकिन मैं लिखता हूं कि मुंबई इंडियंस जीतेगी तो इतना पैसा दूंगा, तो भाई मुंबई इंडियंस का जीतना अनसर्टेन है, तो ये प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड माना जाएगा. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज साइंड बाय द मेकर. ऑफ कोर्स उसे साइन करना है. टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. क्या चीज देने का प्रॉमिस है? मनी, पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा. प्रॉमिस किसी और चीज का नहीं हो सकता, सिर्फ पैसे का होना चाहिए. आई प्रॉमिस टू गिव यू 50 buffaloes इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट. इट शुड बी मनी एंड मनी ओनली. एंड सर्टन सम, सर्टन यानी कि फिक्स्ड सम ऑफ मनी. फिर उसमें 2 पॉइंट आता है. अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज में लिखता हूं $10,000 बट आई विल पे इन रुपीज, आई प्रॉमिस टू पे यू $10,000 इन रुपीज एट द कन्वर्जन रेट एट दैट टाइम, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त जब मैच्योरिटी आएगी उस वक्त क्या कन्वर्शन रेट होगा डॉलर्स का रुपीज में वो हमको नहीं मालूम, तो इनवैलिड. लेकिन अगर मैं उसमें एक्सचेंज रेट भी लिख देता हूं एट 50 रुपीज पर डॉलर, तो ये वैलिड हो जाएगा. सेकेंडली, अगर मैं इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे यू 50 lakhs अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, तो वैलिड हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड है तो वैलिड. और अगर इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड नहीं है, मैंने लिखा आई विल पे एट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, आई विल पे यू 50 lakhs अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, मगर कितना इंटरेस्ट नहीं मालूम, नॉट मेंशन्ड, तो ये इनवैलिड है. तो सर्टेन सम होना चाहिए, यानी फिक्स सम. देन ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, यानी हम किसको देंगे? टू अ पर्सन, एक आदमी को, या उसके ऑर्डर पे किसी और को, टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन. यानी पेई जो है, ये पर्सन जो है ये पेई सर्टेन होना चाहिए, यानी फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए.
एक जिंदा एक्चुअल इंसान या कंपनी होनी चाहिए, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो लेके आएगा उसको हम पैसा देंगे। लेकिन आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन है यहां, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट तो कहता है कि आप बेयरर बना सकते हैं, मगर आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन है। आरबीआई एक्ट कहता है कि आप प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर नहीं बना सकते। याद रखने का है, बेयरर प्रॉमिसरी नोट नहीं बन सकता। तो वो इसेंशियल्स वहां पे एक्सप्लेन किए हैं। तो ये डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में, डिफाइन प्रॉमिसरी नोट एंड व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको बताया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कौन ड्रॉ करता है? क्रेडिटर। किसके ऊपर? डेटर के ऊपर। तो वो अपन देखते हैं। वो भी इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में होना चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। वहां अंडरटेकिंग था, यहां पे ऑर्डर आ जाता है, बाकी पॉइंट सेम रहते हैं। या ऑर्डर होना चाहिए, आई ऑर्डर यू टू पे अ सम ऑफ मनी। किसको? टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बाकी डेफिनेशन सेम रहता है। डेफिनेशन को याद कैसे रखेंगे आप? तो सवाल पूछिए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग क्या होता है? उसके अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर। कौन बनाता है? मेकर। मेकर उसे साइन करता है। क्या है वो? डायरेक्टिंग अ पर्सन। ऑर्डर क्या है? डायरेक्टिंग अ पर्सन। व्हाट शुड बी द ऑर्डर? डायरेक्टिंग अ पर्सन, सर्टेन पर्सन। किसका डायरेक्शन? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। किसको? टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना? तो इस तरह से आप डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। फिर उसमें पार्टीज दी है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, वो तो सबको मालूम है, और उसे होल्डर कहा जाता है। इसेंशियल्स वही है सारे। और आरबीआई एक्ट कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बन सकता। बेयरर ऑन डिमांड आप उसे नहीं बना सकते। बेयरर बनाते हो तो फिर उसका टाइम मेंशन होना चाहिए कि कब पे करना है, इट शुड बी अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, तो बेयरर चलेगा। लेकिन बेयरर ऑन डिमांड का जो कॉम्बिनेशन है वो अलाउड नहीं है। तो उसको एक्सप्लेन किया है चार्ट में, वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। फिर चेक पे अपन चलते हैं। चेक एक बिल होता है। चेक इज एन एग्जांपल ऑफ या स्पीसी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जिसमें ड्रॉई जो है, देखिए दो चीजें आप याद रखें चेक में। एक के ड्रॉई, ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंकर, यानी मैं जब एक चेक बनाता हूं तो मैं किसको ऑर्डर करता हूं? बैंक को, कि आप पेमेंट करो। सो इज ऑलवेज अ बैंकर, कोई और नहीं हो सकता, बैंकर ही हो सकता है ड्रॉई। ड्रॉवर कोई भी हो, लेकिन ड्रॉई विल ऑलवेज बी अ बैंकर। एंड नंबर 2 पॉइंट याद रखो कि इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। अ चेक कैन नॉट बी मेड पेएबल ऑन टाइम, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखो। इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज विद 2 स्पेशल पॉइंट्स। द ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंकर, and number 2, it is always payable on demand, and it includes the truncated check। फिर 2 पॉइंट है उसमें। it includes electronic check और electronic image of truncated check, जो इंटरनेट पे यूज होते हैं, तो वो उसके अंदर है। और चेक फिर बेयरर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। बेयरर यानी जहां मैं नाम नहीं लिखूंगा किसी का तो बेयरर है। ऑर्डर यानी मैंने आपके नाम से दिया, आई यानी उस पर पहले लिखा रहता है पे, पे किसको लिखा मैंने? अशोक, तो ये क्या बन गया? ऑर्डर चेक। लेकिन एक बात आप याद रखें, चेक अगर पूरी तरह से आप पढ़ेंगे तो उस पर लिखा रहता है पे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, लास्ट में कॉर्नर में लिखा होता है और बेयरर, फिर नीचे लिखा रहता है सम ऑफ, फिर उसका फिगर्स रहते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें आप फिगर्स लिखे, नीचे आप साइन करें। तो यहां पर अगर मैंने लिखा भी है पे अशोक और वहां पे लिखा है आगे और बेरर, तो जब तक ये बेरर वर्ड को मैं काटता नहीं हूं तब तक ये बेरर इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगा। चेक रिमेन्स पेएबल टू बेरर। तो सिर्फ नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो बेरर वर्ड है उसे आपको काटना पड़ेगा, तब वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनेगा, वरना वो बेरर ही कहलाएगा। और चेक में आगे चल के एक पॉइंट देखेंगे, वंस अ बेरर ऑलवेज अ बेरर। ये एक पॉइंट है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा मैं। देन ऑर्डर पेएबल टू पर्टिकुलर पर्सन एंड क्रॉस चेक, तो वो अपन थोड़ी देर के बाद क्रॉसिंग भी देखेंगे, किस तरह से क्रॉसिंग्स होते हैं। फिर एक पॉइंट दिया है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या है? सिंपल है, वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जहां पर ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों भी बैंक ही होंगे। बोथ पर्सन्स आर बैंक, द ड्रॉवर एंड द ड्रॉई आर बोथ बैंकर्स, है ना। डिमांड ड्राफ्ट आप निकालने जाते हैं इंस्टीट्यूट को फीस पे करने के लिए, तो ड्रॉ कौन करता है? बैंक, और किसके ऊपर? बैंक के ऊपर। बल्कि एक बात और बताऊं मैं आपको कि इसमें जो ड्रॉवर और ड्रॉई है वो सेम पर्सन होते हैं। एसबीआई का नागपुर ब्रांच ऑर्डर करता है कि हम एसबीआई दिल्ली ब्रांच को पे करेंगे, यानी उसको ऑर्डर करता है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को पे करो। तो ड्रॉवर भी एसबीआई बैंक है और ड्रॉई भी एसबीआई बैंक है, तो सेम पर्सन्स होते हैं। तो जब ड्रॉवर और ड्रॉई सेम होते हैं तो इसे अपन प्रोमिसरी नोट भी मान सकते हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं। इसे एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, वेयर द ड्रॉवर एंड ड्रॉई आर सेम। तो आगे में आएगा। फिर मार्किंग ऑफ चेक्स होता है। मार्किंग यानी कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख देना गुड फॉर पेमेंट। कौन लिखेगा? द ड्रॉई बैंक। अब देखिए प्रिंसिपल क्यों अराइज होता है कि आप मुझे चेक देंगे। अब आप मेरी क्लास अटेंड करने आए हैं जगदलपुर से, जो यहां से बहुत दूर है, और समझ लीजिए कि 4 दिन की क्लास है, आप चेक दे के मुझे जाएंगे फीस का, और मैं चेक को डालूंगा, प्रेजेंट करूंगा जब, तो हो सकता है कि चेक फेल हो जाए। हालांकि जगदलपुर के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर एग्जाम्पल है, तो हो सकता है कि फेल हो जाए। अब अगर चेक फेल हो जाएगा तो मुझे तो लॉस होगा। सो आई वॉन्ट अ सर्टेनिटी कि भाई ये चेक पास ही होगा, ये कभी फेल नहीं होगा। तो मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि आप जाइए अपनी बैंक के पास और उससे लिखवा कर लाइए कि वो इस चेक को पे करेंगे, इस चेक को ऑनर करेंगे जब ये प्रेजेंट होगा। तो जो ड्रॉवर है वो किसको देता है? पेई को। ही गिव्स अ चेक टू द पेई, और पेई फिर कलेक्शन करने के लिए, जैसे कि ड्रॉवर ड्रॉज अ चेक ऑन हिज बैंक, उसके बैंक पे चेक ड्रॉ करता है, तो इस बैंक को अपन कहते हैं ड्रॉई बैंक, कि आप पेई को पैसा दीजिए। फिर पेई क्या करता है कि उसका जो बैंक है, यानी कलेक्टिंग बैंक उसको कहते हैं, उसको चेक देता है कि आप प्लीज ये पैसा मुझे कलेक्ट करके दीजिए। फिर कलेक्टिंग बैंक उसको प्रेजेंट करता है ड्रॉई बैंक के पास, उसमें उसको पैसा मिलता है, और ये मनी जो उसको मिला देन इट गिव्स टू दी पेई। तो कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है? जो हमारे लिए पैसा कलेक्ट करने का काम करता है। दैट इज द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग बैंक, राइट। अब देखिए ड्रॉवर से मैंने कहा कि आप अपने बैंक के पास जाइए और उनसे लिखवा कर लाइए कि वो पैसा देंगे। तो अगर ये ड्रॉवर है जो ड्रॉई बैंक के पास जाता है, उससे स्टैंप मरवा लेता है गुड फॉर पेमेंट, तो इसे कहते हैं मार्किंग। तो वो पहला पॉइंट वहां दिया है, द इंस्टेंस ऑफ द ड्रॉवर। ड्रॉवर के कहने पर अगर ड्रॉई बैंक मार्किंग देगा तो उसमें वो क्या करता है ड्रॉई बैंक, कि उसके पास अगर अकाउंट में, ड्रॉवर के अकाउंट में अगर उस वक्त में 25,000 रुपए होंगे, और ये जो चेक है ये समझ लो कि 12,000 का है, तो ड्रॉई बैंक जब ये मार्किंग देगा, ऑन मार्किंग व्हाट इट विल डू, इट विल सेट असाइड 12,000 rupees
25,000 में से 12,000 रुपए को बाजू रख दिया जाएगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा जस्ट फॉर ऑनरिंग दिस चेक। तो ये चेक फिर जब वापस आएगा प्रेजेंट होके तो उस चेक को पेमेंट किया जाएगा 12,000 रुपए, उसके लिए अलग से निकाल के हमने रख दिए, तो उसको मार्किंग कहते हैं। लेकिन अगर इस बीच में सपोज ये चेक को आने में टाइम लगता है, इस बीच में ड्रॉवर ने और एक चेक 20,000 रुपए का एक दूसरी पार्टी को दिया है और वो उस चेक को पहले प्रेजेंट कर देते हैं पेमेंट के लिए, तो क्या ड्रॉई बैंक उस चेक को पे करेगा 20,000 के? नहीं, क्योंकि जब ये सेट असाइड हो गए हैं 12,000, तुम्हारे टोटल 25,000 में से अभी कितना पैसा बचा? 13,000, और दूसरा चेक कितने का है? 25 का है, तो वो दूसरा चेक रिजेक्ट हो जाएगा, उसको डिसऑनर किया जाएगा। तो ये होता है मार्किंग एट ड्रॉवर्स इंस्टेंस। अगर ड्रॉवर जाता है तो सेट असाइड हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर ड्रॉवर ने तो चेक पेई को दे दिया है विदाउट मार्किंग, फिर ये पेई जो है वो आता है ये बैंक के पास और कहता है कि जरा मुझे बताइए आप कि क्या ये चेक ऑनर होगा जब मैं इसे प्रेजेंट करूंगा। स्टूडेंट मुझे कहकर गया है कि सर 1 हफ्ते बाद डालना, तो 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगा, तो क्या आप इसे पे करेंगे? तो ये पेई आता है ड्रॉई बैंक के पास। ड्रॉई बैंक अकाउंट में चेक करता है 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए जब उसने देखे कि अकाउंट में है तो उन्होंने स्टैंप डाल दिया गुड फॉर पेमेंट। लेकिन ये किसके कहने पे किया है? पेई के कहने पे। पेई आया था ड्रॉई बैंक के पास और ड्रॉई बैंक ने उसको अगर मार्किंग दिया चेक के ऊपर तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आज अभी इसी वक्त अगर आप ये चेक को प्रेजेंट करोगे तो हम उसे पे करेंगे। आगे की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि वो सेट असाइड नहीं करेगा 12,000 रुपए। ड्रॉई बैंक इज नॉट गोइंग टू सेट असाइड 12,000 रुपीज इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉवर। तो इस बीच में अगर 20,000 का चेक लगा, अच्छा ये पे तो वापस चले गया, मार्किंग करा के वो खुश हो गया, वापस चले गया। लेकिन इस बीच में ड्रॉवर का एक दूसरा चेक लगता है 20,000 का, तो वो क्या होगा? वो चेक पहले पे हो जाएगा और फिर आप ये चेक लेके जब आओगे 12,000 का, तब अमाउंट नहीं है बैंक अकाउंट में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो याद रखो, पेई के कहने पे अगर मार्किंग दिया गया है तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज पैसा मिलेगा, कल का भरोसा नहीं है। तीसरा होता है कलेक्टिंग बैंकर्स इंस्टेंस। वो क्या होता है? ड्रॉवर ने चेक दे दिया पेई को, पेई ने चेक दे दिया कलेक्टिंग बैंकर को कि आप कलेक्ट करो, लेकिन एक काम करो, मुझे अभी पैसा दे दो। तो नॉर्मली देखिए, कलेक्टिंग बैंकर पेई को पैसा कब देता है? जब वो ये चेक प्रेजेंट करता है ड्रॉई बैंक के पास, उससे पैसे आते हैं उसके पास, ये पैसे आने के बाद वो पेई को देता है, जिसमें 4-5 दिन का टाइम लगता है। आउट स्टेशन चेक होगा तो और टाइम लगेगा, 10, 15, 20 दिन। तो ये पेई कहता है मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, आप पैसा दे दो और ये चेक आप क्लियर करा लेना बाद में। तो भाई कलेक्टिंग बैंकर कहता है कि क्या भरोसा कि चेक पास होगा कि फेल होगा, हम आपको पैसा दे देंगे और फिर ये चेक का पैसा नहीं मिला तो नुकसान किसका होगा? बैड डेट्स किसका होगा? कलेक्टिंग बैंकर का। तो कलेक्टिंग बैंकर ये चेक भेजता है ड्रॉई बैंक के पास उससे पूछने के लिए कि क्या आप इसको पे करोगे अगले साइकिल में, क्लियरिंग साइकिल जो होता है बैंक का, उसमें हम ये चेक डालेंगे, तो क्या आप इसे पे करोगे? तो ड्रॉई बैंक अगर कहता है यस गुड फॉर पेमेंट, तो फिर वो ये अकाउंट में से सेट असाइड कर देगा 12,000 रुपए। तो देखिए, 2 लोगों के कहने पे सेट असाइड होता है, एक तो ड्रॉवर के कहने पे या कलेक्टिंग बैंकर के कहने पे। ये 2 लोग अगर कहेंगे तो उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा 12,000 रुपए फॉर द पेमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चेक। लेकिन अगर पेई कहता है ड्रॉई बैंक से कि आप मार्किंग दो, तो उसमें सेट असाइड नहीं होता है, उसमें गारंटी ऑफ पेमेंट नहीं है। और ये दोनों के कहने पे अगर मार्किंग होता है तो गारंटी ऑफ पेमेंट होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। फिर चलते अगले पॉइंट पे, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। क्रॉसिंग में बहुत सारे 4 होते हैं बेसिकली। जनरल क्रॉसिंग,
जनरल क्रॉसिंग में क्या है कि चेक के ऊपर हम दो लाइंस, ट्रांसफर्स लाइंस, दो टेढ़े लाइन हम डाल देंगे, तो उसको कहते हैं, जैसे इफ दिस इज द चेक, तो नॉर्मली यहां पे लिखा रहता है पे सो एंड सो और बेरर सम ऑफ रुपीज सो एंड सो अमाउंट, और फिर अपना साइन है ना, और यहां बैंक का नाम, ये चेक होता है। अब यहां अगर अपन दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, टू पैरेलल लाइंस, सो दिस इज कॉल्ड एज जनरल क्रॉसिंग। ये जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? दिस टू लाइंस, ये जो दो लाइंस है, दिस इज अ डायरेक्शन टू दिस बैंक। ये जो बैंक का नाम है ये कौन है? ड्रॉई बैंक, जिसका चेक है, जिसके ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं कि आप पैसा दो, तो इसको डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? टू पे दिस चेक ओनली टू अ बैंकर, यानी ये चेक का क्लियरेंस जो होगा वो सिर्फ कोई ना कोई बैंकर करा सकता है, बाकी कोई नहीं। तो अगर आप ये चेक बना के मुझे दोगे तो मैं जाकर आपकी बैंक के पास पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं खुद एक बैंकर नहीं हूं। करेक्ट? तो अक्रॉस द काउंटर पेमेंट जो कहते हैं अपन, वो इसमें नहीं होगा। अगर एक चेक अनक्रॉस्ड है, अगर ये लाइंस आपने ड्रॉ नहीं किए, सिंपल चेक है, तो वो क्लियर कराने में आपकी बैंक के पास जाऊंगा सुबह 10 बजे, काउंटर पे रखूंगा चेक और पैसा ले सकता हूं मैं, यानी आई कैन क्लियर द चेक माई सेल्फ। लेकिन अगर ये क्रॉसिंग है तो फिर मैं नहीं जा सकता, फिर कोई ना कोई बैंकर को ही जाना पड़ेगा। तो मुझे अगर ये चेक क्लियर कराना है तो आई हैव टू फर्स्ट गो टू माई बैंक विच इज कॉल्ड एज ए कलेक्टिंग बैंक। फिर मेरा जो बैंक है कलेक्टिंग बैंक, वो आपके बैंक के पास चेक डालेगा और पैसा कलेक्ट करके मुझे देगा। तो वो होता है जनरल क्रॉसिंग। लेकिन कौन सा बैंकर? विच बैंकर? एनी बैंक, एनी डैम बैंक। इंडिया में कम से कम 100-200 बैंक होंगे, तो कोई भी बैंक ये पैसा कलेक्ट कर सकता है। 100-200 तो बैंक और उसके हजारों ब्रांचेस। फिर आता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है कि ये जो दो लाइंस है, इसके अंदर या फिर यहां जो लिखता है पे, तो पे में मेरा नाम लिखा आपने फारूक हक, और यहां आपने लिख दिया SBI, तो या तो आप मेरे नाम के साथ बैंक का नाम लिखोगे, या आप इसके अंदर जो दो लाइंस है उसमें अगर लिख दोगे SBI, इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम, या जो भी ICICI, HDFC, एनी नेम, तो इसको कहते हैं हम स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग में लाइंस तो है ही, साथ में बैंक का नाम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो बैंक है, ड्रॉई बैंक, इसको डायरेक्शन दिया गया है। क्या डायरेक्शन है? टू पे ओनली टू SBI। तो यहां डिफरेंस आ जाता है, यहां लिखा है एनी बैंकर और यहां लिखा है ओनली टू SBI। तो जिस बैंक का नाम यहां रहेगा सिर्फ उसी को पेमेंट देना है, बाकी किसी को नहीं दे सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग इज मोर प्रोटेक्टिव इन नेचर। क्रॉसिंग का बेसिकली मतलब क्या? प्रोटेक्शन के लिए अपन यूज करें, ताकि अगर चेक अगर अनक्रॉस्ड है और मेरे हाथ से गुम हो गया, किसी को भी मिलेगा, वो जाके बैंक को कहेगा कि मैं ये आदमी हूं, आप मुझे पैसा दे दो। तो जनरल क्रॉसिंग में क्या होगा कि बैंकर के थ्रू जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, फ्रॉडुलेंट पर्सन्स मे नॉट बी एबल टू कलेक्ट। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है कि कोई बैंकर नहीं जा सकता एक्सेप्ट SBI, सिर्फ और सिर्फ SBI जाएगा, बाकी कोई नहीं जा सकता। तो उसको कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। फिर इसमें और दो आते हैं जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं। अकाउंट पेई जो वर्ड अपन लिखते हैं, दिस इज चेक, टू लाइंस और उसके अंदर अपन लिखते हैं अकाउंट पेई, और यहां पे लिखा है पे, तो आपने लिखा फारूक हक। अब इसके साथ में, अच्छा देखिए, सिर्फ दो लाइंस है और अकाउंट पेई वर्ड है, तो इसको हम कहेंगे जनरल क्रॉसिंग अलोंग विद अकाउंट पेई, यानी ये जनरल रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहलाएगा। अकाउंट पेई वर्ड रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहलाता है, और दो लाइंस जो है वो जनरल क्रॉसिंग है, तो जनरल रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। और अगर आपने मेरे नाम के साथ अकाउंट भी लिख दिया, SBI लिख दिया, तो फिर ये बना
स्पेशियल रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। ये क्या बना? स्पेशियल रिस्ट्रिक्टिव